हला नहीं की जाना है कैसे हैं आप सभी लोग? यूट्यूब पर लाइव हो रही है। आज हम लोग अपना स्टेट नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, दिया गया छोटी से छोटी अभाज्य संख्या द लास्ट प्राइम नंबर ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी ज्ञात करना है। किसी तरह सबको जानते होंगे सर, बहुत आसान सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगला अगला में दिया गया है 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या, जैसा कि आपको पता है 100 से छोटी, यानी हम जानते हैं कि यदि आप प्राइम नंबर का चर्चा करते हैं 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक का टोटल 25 है। और भाई मेरे यदि बात करते हैं 200 के 100 से लेकर 200 तक, बात करते हैं 100 101 का सिगन को लोगों बात में तो याद रखना चाहिए। चलिए भाई मेरे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या की फिगर लिखा है। प्राइम नंबर जब हम लिखते हैं तो 2 लिखते हैं, प्राइम नंबर जब लिखते हैं ठीक है, हम जानते हैं कि जब हम प्राइम नंबर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो 2 है 3 है 5 है 7 है, इस तरह से हम लोग प्राइम नंबर के बाकी जितने प्राइम नंबर है ये सारे को हम लोग विषम प्राइम नंबर और एकमात्र 2 ही है जिसको हम लोग सम प्राइम संख्या कितना है 2 मत मान लीजिए, 2 होता है लेकिन कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी, संख्या तो एक ही ना है, संख्या एक है जो कि 2, ये 2 मत मान दीजिएगा। आंसर इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं विद्यार्थी, 2 मान के चला जानते हैं कि 2 होता है लेकिन संख्या का एक ना है, नंबर तो होता है कि हाँ। चलिए आगे बढ़ते। तीसरा आपको दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा एक अभाज्य संख्या है गलत, एक को अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, एक यौगिक संख्या भाज्य संख्या है गलत, इसको भाज्य संख्या नहीं रखा, एक या तो भाज्य या तो भाज्य, ये भी गलत हो जाए। भाई सही कौन है, सही एक नाम तो है और सही याद रखिएगा, एक स्पेशल नंबर हो जाता है, इसको हम ना तो भाज्य करते हैं ना ही और। चलिए भाई दिया गया है निम्न में से कौन सा करते हैं, आई का सही मान कितना है, बिल्कुल गलत। आई में आई का जो वैल्यू आप लिखते हैं 3.14, ये अबाउट वैल्यू होता है, लगभग 3.14 के बाद भी डेट आते हैं। आई का मान 22 ये भी गलत है, एकदम लगभग मान है, दिस इज नॉट अ रियल वैल्यू, ये लगभग में एप्रोक्स मान 3 का पाई का मान 3.14 इस तरह से बढ़ देगा, तक लंबा वैल्यू देता है। 22/7 एप्रोक्स वैल्यू है, आई एक अपरिमेय संख्या है, हाँ ये सही बात है, आई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक बात यहाँ पर गौर करिएगा, आई को आप कहेंगे कि सर पाई जो है उसको तो हम 22/7 लिख सकते हैं, इसको क्यों में लिख दिए, तो इसको परिमेय काहे लिखा है भाई, एक बहुत बार ये बात इसके दिमाग में चल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आई का जो ये मान होता है ना, दिस इज नॉट अ रियल वैल्यू, एक लगभग मान होता है 22/7 का, यानी कि ये दशमलव के बाद रिपीटेशन होता है और कोई भी व्यक्तिगत दशमलव के बाद अलग अलग नंबर का रिपीटेशन होता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये इस तरीके का पाई एक अपरिमेय संख्या है, दो बात को पाई और व्यक्तिगत ये दोनों एक अपरिमेय संख्या है, आई और ये दोनों एक अपरिमेय संख्या है। चलिए भाई अगला को, यदि n प्राकृतिक संख्या है तो बताइए रूट n क्या है। देखिए n प्राकृतिक संख्या का अर्थ है प्राकृतिक क्या, 1 2 3 4 6 इस तरह, तब ये डिपेंड करता है कि ये n के जगह हम क्या लाएं, जैसे कि रूट 1 लाए तो रूट अंडर 1 लाए तो विद्यार्थी का 1, रूट अंडर 2 लाए तो ये रूट अंडर 2 रह जाएगा, रूट अंडर 3 लाए तो ये ठीक है, रूट अंडर 4 लाए तो विद्यार्थी का ये 2 हो जाए, रूट अंडर 5 लाए तो ये विद्यार्थी रूट अंडर 5 रह जाएगा, रूट अंडर 9 लाए तो ये 3 हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि यदि प्राकृतिक संख्या रखते हैं रूट में तो अपरिमेय अपरिमेय परिमेय परिमेय, आपको विद्यार्थी कभी
प्रमेय हो जा रहा है, कभी कभी अप्रमेय हो जा रहा है, यदि रूट निकल जा रहा है पर संख्या और रूट नहीं निकल रहा है तो अप्रमेय संख्या। तो भाई वो आंसर होगा कि समय में यह प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कुछ समय ये अप्रमेय संख्या। ये विद्यार्थीगण आपका सटीक होगा, क्योंकि ये बदल रहा है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो कभी प्राकृतिक संख्या के रूप में रह रहा है और कभी अप्रमेय संख्या के रूप में अप्रमेय भी प्राप्त होने लग रहा है। तो सही उत्तर इसका डी जाएगा, सही उत्तर डी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द है? निम्न में कौन सा अप्रमेय है? तो का पूरा फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया विद्यार्थी का यदि ए और बी तीन प्राकृतिक संख्या है तो तीनों प्राकृतिक संख्या सी ए बी का एक गुणनखंड है। तो ठीक है, जहां पर सी जहां पर विद्यार्थी सी ए बी का एक गुणनखंड है तो सी का सहअभाज्य कौन होगा? ठीक है विद्यार्थीगण, यहाँ पर दिया गया है कि ए बी प्राकृतिक संख्या है, सी ए बी का एक गुणनखंड है। यहाँ पर दिया गया है सी जो है, यहाँ पर क्या क्या है कि सी जो है विद्यार्थीगण ए बी का एक गुणनखंड है। सी जो है ए बी का एक गुणनखंड है और बोल रहा है कि सी ए का अभाज्य है। जब छूटा हुआ सी और ए का अभाज्य है। का अभाज्य का अर्थ होता है कि तीनों के पास किसी प्रकार का कोई गुणनखंड नहीं है और ये कह रहा है कि सी जो इनके मल्टीपल है, इनके विद्यार्थीगण क्या है, क्या का फैक्टर है। और यहाँ पर मना कर दिया, एक को मना कर दिया, एक के लिए मना कर दिया कि हम सब हमें कुछ भी कॉमन नहीं। तो जब ए मना कर दिया और बोल रहा है कि कंप्लीट नंबर इसके फैक्टर है तो भाई बी इसका एक गुणनखंड हो सकता है। सही उत्तर विद्यार्थीगण ये विद्यार्थीगण बी और सी एक गुणनखंड है। बी सी का एक गुणनखंड है, सी बी का एक गुणनखंड है, सी एक गुणनखंड है। ये गलत होगा भाई मेरे, उसका ये गुणनखंड होगा ना, सी बी का ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। यानी सर जो होगा सी जो है बी का एक गुणनखंड होगा, तब ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? दो सहअभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य होती है। दो सहअभाज्य संख्या हमेशा भाज्य होती है। कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती, प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य होते हैं। एक भाज्य संख्या सम या विषम, एक अभाज्य संख्या सम या विषम होती है। विद्यार्थीगण गौर करेंगे, इसमें क्या देखते हैं? यहाँ पर विद्यार्थीगण एक अभाज्य संख्या विद्यार्थीगण सम या विषम हो सकते हैं। ये विद्यार्थीगण हमारे दिमाग में आएगा कि अभाज्य संख्या क्या हुआ? सर अभाज्य संख्या 2 हुआ, उसके बाद विद्यार्थीगण 3 हुआ, उसके बाद क्या हुआ 5 हुआ, उसके बाद भाई मेरे 5 के बाद 7 हुआ। तो आप ये पा रहे हैं अभाज्य संख्या ये होता है एक तो सम है ना, एक सर एक बार ना, अरे क्यों बार एक बार आए ना सम और बाकी सब क्या है विषम है। तो नंबर सम या विषम हो सकते हैं। हमको देखते लग रहा है सबसे सटीक आंसर ये जाएगा। ठीक है, कहा जाएगा तो देखिए दो का अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य होती है। ऐसा जरूरी नहीं है दो संख्या हमेशा अभाज्य। जैसे कि हम लोग पढ़ देंगे 17 और विद्यार्थीगण हम लोग देंगे 17 और माइनस 2 तो को प्राइम है, लेकिन क्या विद्यार्थीगण दोनों प्राइम हो गया? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। ये कह रहा है कि दो सहअभाज्य संख्या को प्राइम, ये दोनों को प्राइम। को पता है कि को प्राइम किसे कहते हैं? जिसका HCF 1 होता है। को प्राइम तो है, लेकिन क्या दोनों प्राइम हो क्या? नहीं, ऐसा विद्यार्थीगण ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। भाई 2 तो है ना, ये भी कहना गलत होगा। विषम संख्या अभाज्य होती है, प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य होती है, प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य होती है। 9 लीजिए विषम संख्या ये अभाज्य है, ये भी कहना गलत। तो सबसे सटीक उत्तर विद्यार्थीगण आपका है। चलिए भाई मेरे अगले क्वेश्चन में जाते हैं और करते हैं 10वां। 10वें दिन x ऋणात्मक है तो बताइए क्या होगा? x ऋणात्मक है तो बताइए क्या होगा? तो ठीक तो है, यदि कोई भी ऋणात्मक संख्या है और उसको मॉडुलस में जाइएगा तो हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉडुलस के साथ रिलेशन दिया गया है तो आपका सटीक उत्तर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया विद्यार्थीगण a+1 के रूप में प्रत्येक अभाज्य संख्या m+ विद्यार्थीगण a और m पूर्णांक है तो a के रूप में निरूपित किया जा सकता है। जब तो देखिए विद्यार्थीगण सबसे पहले ये चीज कर दिया है कि ये आपका 3 के
और विद्यार्थीगण प्लस 1 को हमको इस रूप में विद्यार्थीगण निरूपित करना है। 3m प्लस कितना 1 के, तब आप पाएंगे कि सर इधर तक ठीक है, 3k और प्लस 1 हो गया और इधर को हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में लिखे, विद्यार्थीगण 2 m और विद्यार्थीगण 2 into कर सकते हैं प्लस 1। तो आप देखिए विद्यार्थीगण ये और इससे विद्यार्थीगण मैच है, वो विद्यार्थीगण मिला दिए, तो ये तो 2 का मल्टीपल यानी विद्यार्थीगण k को एग्जाम को दोनों को बराबर करना है, इसमें 2 आया, तो जब इसको विद्यार्थीगण इसके साथ बराबर करना है, इसमें विद्यार्थीगण की जगह पर k की जगह पर हम लोग को पता होना चाहिए k कम रहेगा, विद्यार्थीगण कम होगा, तो ही विद्यार्थीगण ये दोनों बराबर हो पाएगा, क्योंकि इसके साथ विद्यार्थीगण हम तुलना कर रहे हैं। तो k का मान हम क्या रखें, क्योंकि दोनों कंपैरिजन करता है, तो हमारा k की जगह कुछ कम संख्या को इवन नंबर रखना पड़ेगा, इवन नंबर सटीक उत्तर b होगा। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। किया गया है पहली और दूसरी अभाज्य संख्या का योग, तो विद्यार्थीगण पहली अभाज्य संख्या 2 होता है, दूसरी होता है 3, 3 का योग विद्यार्थीगण 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला बात करते हैं। अगला दिया गया है, अगला दिया गया है कितना 2/3 एक परमेय संख्या है, ठीक है 2/3 पर है, क्योंकि निश्चित तौर पर 2/3 पर में है, क्योंकि 2/3 हम p/q के रूप में है। लेकिन विद्यार्थीगण इसको यदि रूट में हम बार-बार बोले कि रूट में यदि चीजें हो तो वो अपरमेय को रिप्रेजेंट करती है, तो ये अपरमेय संख्या होगा, तब हो जाएगा विद्यार्थीगण b नंबर अपरमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अगला में यदि n के 4 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल है, तो n + 1 के बारे में निम्नलिखित में क्या है, n एक लगातार प्राकृतिक संख्या है 4, n का मान विद्यार्थीगण 4 प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखना है, तो हम क्या n का मान ऐसे लिख सकते हैं, सर n बराबर हो जाएगा 1 × 3 × 4, 4 लगातार प्राकृतिक संख्या हो गया 3, तो क्या होता है सर 4 या 12 × 24 हो गया। पूछ रहा है n + 1, तो n + 1 यानी 25, तो मेरे को 25 आया, तो क्या कर रहा है 25, यह एक अभाज्य संख्या है, यह वर्ग संख्या है, एक विषम संख्या है, यह 5 का गुणज है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यह एक 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, यह एक संख्या है, तो क्या ये विद्यार्थीगण हम भी है। हाँ, निम्नलिखित में से क्या सत्य है, इस बारे में विद्यार्थी देखा जाइए पूर्णांक और वर्ग, पूर्णांक और वर्ग करते होगा, निकाय का निरूपण, जैसे कि मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या कहेगा, ये जरूरी है कि सब गुणज 5 से करते हैं, एक नियतक का 5 से करता है, एक विषम संख्या है, ये भी विद्यार्थीगण कम दिया सकता है, यह एक अभाज्य संख्या, ये तो विद्यार्थीगण क्योंकि गुणज है तो हमारे को होना नहीं है, तो वो जब भी आएगा तो वो पूर्णवर्ग संख्या होगा, तो इसका सही उत्तर विद्यार्थीगण हो जाएगा, यह एक विद्यार्थीगण कैसा पूर्णवर्ग संख्या होगा, यही विद्यार्थीगण मेरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न और करेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो 3 से प्रारंभ हो तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो 3 से प्रारंभ हो 5 पर समाप्त, 3 से प्रारंभ हो और 5 पर समाप्त, 5 0 0 0 0 0 और 5 कर दीजिए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है हो गए, चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया है, शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को कहा जाता है, शून्य से स्टार्ट होने वाले संख्या 0 1 और 2, इस तरह से जब कोई संख्या बढ़ता है तो इससे विद्यार्थीगण हम लोग पूर्ण संख्या करते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से स्टार्ट होने वाले पूर्ण संख्या तो नॉर्मल बेसिक बात है, जब संख्या 0 से स्टार्ट होते हैं तो पूर्ण, और 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक परमेय संख्या 7 होती है, ठीक है, जब प्रत्येक परमेय संख्या नाम होती है, प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या एक स्वाभाविक संख्या होती है। भाई मेरे याद रखिएगा, कोई भी परमेय संख्या पहले वास्तविक होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक संख्या को ही बांटते थे, वास्तविक संख्या को ही बांटते हैं 2 भाग में, परमेय और एक अपरमेय से भाग, तो जब वो परमेय है तो उसको वास्तविक 100% होना पड़ेगा, ये सही उत्तर होगा विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है √2 है, एक अपरमेय है, वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे सर अपरमेय। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला दिया गया है √3 है। विद्यार्थीगण सिंपल सी बात है, एक परिमेय, एक अनंत आवर्ती दशमलव, एक अनंत धातु। यहाँ पर ऑप्शन की थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है कि यदि √3 का मान जो लिखते हैं तो √3 का मान जो होता है फिर विद्यार्थीगण 1.762 ऐसे विद्यार्थीगण ये जान सकता है। अब आपको एक तो तरीका है कि इसको पढ़ा है कि यदि ये इसको तो हम लोग करेंगे अपर में जो है ये निश्चित तौर पर जैसे कि √2 अपर में था तो ये भी अपर में है, बिल्कुल अपर में है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। ऑप्शन विद्यार्थीगण दिया गया है एक परिमित दशमलव, मतलब एक फिक्स दशमलव नहीं, गलत बात। एक अनंत दशमलव, एक अनंत विद्यार्थीगण आवर्ती तो क्या कब होगा, जैसे 7 आ रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं अनंत का क्या आवर्त कर रहा है, एक संख्या का रिपीटेशन होता है, रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं। तो ये तुम्हें 7 नंबर का रिपीटेशन नहीं है, अनंत है, लेकिन विद्यार्थीगण अनंत आवर्ती दशमलव है, इसको हम लोग कहते हैं आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव का अर्थ होता है दशमलव के बाद संख्या का वही संख्या बार-बार रिपीट, ये तो होगा नहीं है। अभी कितना के बराबर, ये गलत बात, ये तो होगा नहीं, तो मान अनंत मिल जाता है। एक अनंत गैर आवर्ती, बिल्कुल सही, रिपीटेशन एक खास नंबर का ना हो, गैर आवर्ती यानी नंबर का रिपीटेशन हम बार-बार जो करते हैं वो नहीं होते, कि गैर आवर्ती का सही उत्तर हो उदाहरण। दिया गया यदि ₹30 received on PhonePe। कौन सा संख्या करते हैं, ऐसे जब भी प्रश्न आएगा ना, लिखने का तरीका एक बहुत सिंपल था, बहुत साधारण था। एक और फिर मान लेते हैं, मान लेते हैं, ऐसे जब भी प्रश्न है तो इसी तरह से नहीं, हम मान लेते हैं n जो है विषम है, छोटा ले लेते हैं, p है और p को 5 ले लिए, दोनों विषम ले। अब कह रहा है कि p n और p दोनों और न, तो निम्नलिखित में कौन सा सम है, जो सम आएगा ऐसा कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर रखते हैं विद्यार्थीगण, और निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, n और p दोनों विषम संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सम संख्या है? हम यहाँ पर देखिए 3 और 5 रखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, दोनों विषम है। यदि मान लेते हैं दूसरे को और कर लेते हैं, मान लेते हैं 107 लेते हैं और विद्यार्थीगण p को ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको ले लेते हैं, इनकी जोड़ी अगर यदि n p दोनों और संख्या तो निम्नलिखित में से कौन कम होगा, तो सम विद्यार्थीगण n + p होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जोड़े ये सम के रूप में देने लगेगा, तो इसमें कोई बात नहीं था, आप लोग समझ गए होंगे। किया गया यदि n-1 एक विषम संख्या है, इसके निकटतम दूसरी दो संख्या क्या है, ठीक है, n-1 एक विषम संख्या। अब क्या नहीं तो समझिएगा, ऐसे प्रश्नों को पर जानना है, अपने से कोई डिजिट लेकर, जैसे कि मान लेते हैं n-1 हम देखें, ठीक है। अब एक विषम संख्या के बराबर मान लेते हैं विषम संख्या 7, n का मान क्या होगा, मैं काबूलियत से 5, ठीक है। अब 8 यदि n का मान है, तो यहाँ पे हमको जब करेंगे तो ये आपका एक आ जाएगा 8 और 8 माइनस एक आ जाएगा 7, एक 8 का आ जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थीगण सिर्फ रखेंगे तो 8 माइनस 3, 8 n का मान आ गया, 8 माइनस 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, और विद्यार्थीगण अरे 8 माइनस 3 5 और एक जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर 8 रखेंगे तो भाई मेरे एक 8 हो, और यहाँ पर विद्यार्थीगण 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गया तो 5 और 8 5 तो ये सर 13 कितना दे, एक हम ऐसे मान ली, आप कोई भी और नंबर मान के चीजों को हल कर सकते हैं। अरे कि इतना एक विषम संख्या, लीजिए इतना एक विषम संख्या कर दी, तो इसके निकटतम दूरी पर दो संख्या क्या है, विद्यार्थीगण के निकटतम दूरी पर यहाँ पर कह रहा है कि निकटतम दूरी पर दो विषम संख्या कौन सा होगा, निकटतम दूरी विषम संख्या। तो देखिए ये तो विद्यार्थीगण इसमें सम आ गया, ये तो इधर होगा नहीं, इसमें भी सम आ गया, फिर ये इधर होगा नहीं। अब बताइए दोनों 8 के निकटतम कह रहा है, तो क्या विद्यार्थीगण 5 9 को दे या 8 के निकटतम विद्यार्थीगण 5 और 13 को दे, तो निश्चित तौर पर आप कहिएगा कि सर निकटतम ज्यादा ही होगा, ये विद्यार्थीगण नहीं हो सकता।
तो आंसर जाएगा सी। चलिए विद्यार्थीगण हम आगे बढ़ते हैं अगले को। दिया गया है, दिया गया अगला मैंने निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा विषम है? दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्या का योग नहीं, गलत। दो विषम संख्या का योग अभी तो चेक किए ना, इनमें कौन हमेशा विषम? हम जैसे कि दो विषम संख्या तो 3 और 5 कहां तो 8 आ जाता है, ये कहना गलत। दो विषम संख्याओं का अंतर तो भाई मेरे यही तो 5 में से 3 हटाए तो कम है, ये भी गलती होगी। दो विषम संख्याओं का गुणनफल तो 3 गुणे 5, ये बिल्कुल टॉप से कर लीजिए। 7 गुणे 3 एक बिल्कुल। तो हमेशा विद्यार्थीगण दो विषम संख्या का गुणनफल हमेशा एक विषम हो। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में दिया इतना और इतना के बीच एक पूर्णांक अभाज्य संख्या। तो देखेंगे विद्यार्थीगण यदि बात करते हैं 100, चलिए हम बात करते हैं विद्यार्थीगण इनके बीच में, आप जानते हैं 110 को नहीं देंगे और विद्यार्थीगण 110 नहीं देंगे तो 111 स्टार्ट हो गया, 111 विद्यार्थीगण 12, 100 कितना 13, 114, 115, 100 आप कहेंगे 16, 117, 118, 119 और 120। अब देखेंगे विद्यार्थीगण यहाँ यदि हम बात कर रहे हैं 3 से कट रहा है, ये भी विद्यार्थी हमको अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या नहीं, ये प्राइम है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो थोड़ा से कटता है तो एक कट जाता है। तो भाई मेरे प्राइम बचा 1, उत्तर होगा विद्यार्थीगण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ा एकदम याद रखना चाहिए, एकदम पहाड़ा मतलब 40 करके 25, इनका प्रथम मान क्या होगा? इसके लिए इतना एक अभाज्य है विद्यार्थीगण, आपको चेक करना है इनका मान क्या होगा, इसके लिए इतना एक अभाज्य ना भाई, तो एक स्क्वायर प्लस कितना 1 और प्लस कितना 41। तो सिंपल ही बात तो है, एक का मान रखते हैं पहले एक यदि रखते हैं तो 1 प्लस विद्यार्थीगण 1 प्लस कितना 41, 41 42 देता। एक अभाज्य नहीं हो, एक अभाज्य आ गया नहीं, ये अभाज्य नहीं मना कर रहा है। अच्छा 10 रखते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 100, 10 रखेंगे 10 और फिर विद्यार्थीगण के एक साथ यदि इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये विद्यार्थीगण 1 और उसके बाद 4 और 1 5 और विद्यार्थीगण ये भी एक प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर हो गया, तो भी संतुष्ट नहीं किया। यदि टी को चेक करते हैं तो 20, इसका स्क्वायर हो जाएगा इधर 400, इधर हो जाएगा विद्यार्थीगण 20 और इधर हो जाएगा 4 1। यदि हल करते हैं तो 10 1 का 1 406 और विद्यार्थीगण 761, ये भी एक विद्यार्थीगण प्राइम नंबर है। एक लास्ट चेक कर लेते हैं, यदि ना होगा तो फिर इसको हम चेक करेंगे, इसको हम डाउट पे रखते हैं, यदि चेक हम नहीं किए हैं तो लग रहा है लास्ट में एक्सपर्ट है तो कटेगा। चलिए हम अगला देख लेते हैं 40 रख के देखते हैं, तो 40 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1600, 40 रखेंगे 1600 के बाद यहाँ पर विद्यार्थीगण आपको रखना पड़ेगा 40 प्लस 7, ठीक है। यहाँ पर जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 4 4 8 और उसके बाद विद्यार्थीगण 16, ये विद्यार्थीगण आंसर होगा। यही जो है विद्यार्थीगण आपका प्राइम प्राइम, ये प्राइम नहीं है तो आंसर हो जाएगा डी, प्राइम नंबर नहीं। चलिए वो मूल संख्या ध्यान दीजिएगा। अगला में दिया क्या है कितना, यदि लगातार समपूर्णांक a और b का औसत a, विद्यार्थीगण लगातार संख्या है, a है प्लस कितना b है और c है और औसत विद्यार्थीगण इनका एवरेज बोल रहा है, एवरेज जो है a, विद्यार्थीगण निश्चित तौर पर एवरेज हमेशा b जोड़ा होता है, लेकिन ये कह रहा है कि a है, a कब होगा, a इसी स्तर पर हो सकता है जब निगेटिव, इसी स्तर पर क्योंकि देखिए वैसे हम लोग लेते हैं -3 और मान देते हैं -1, मान देते हैं -3 और विद्यार्थीगण उसके बाद ये 0 लेते हैं और उसके बाद +3, ऐसा हम लोग विद्यार्थीगण में 3 संख्या 3 से भागा नहीं, तो ये तभी संभव होगा कि देखिए लगातार है तो औसत होता है 20 होगा, लेकिन विद्यार्थीगण ये कह रहा है कि नहीं औसत अगला, अगला ये तब संभव है जो भी निगेटिव हो, अगला तब संभव है नहीं तो होगा 20 में, पॉजिटिव में तो 20 होना ही एवरेज होगा। इसलिए विद्यार्थीगण जब ये अगला है तो इसमें a को होना पड़ेगा, ये अभाज्य संख्या, एक शून्य संख्या, ये ऋणात्मक,
ये ऋणात्मक हो। तो ये विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्या है, एक संख्या हमेशा 25 से एक संख्या हमेशा केवल 25 से विभाजित है, ठीक है, डिवीजन बाय 25। जिसका आपको डिवीजन रूल शायद आप लोगों को क्लास में बताया होगा, पर डिवीजन रूल लास्ट में 2 जीरो या अंतिम दो संख्या को 25 काटना कहीं पर है, ऑप्शन में दे सकते हैं संख्या के अंत में 2 जीरो हो और या 25, ठीक है, जब 25 का गुणन तो वही। चलिए अगला क्वेश्चन, दो अंकों की संख्याओं में कितनी संख्या आपको सिंगल डिजिट वाला घटाते हैं, संख्या क्या आप कहेंगे सर 25 और 7 लोग एक वाला घट जाएगा है ऑप्शन में, तो चलिए विद्यार्थीगण अगला में दिया गया है कितना विद्यार्थीगण एक बार संख्या है, तो p का मान क्या होगा विद्यार्थीगण 2p और +1। तो ऑप्शन से चेक करते हैं, कैसे प्रश्नों को विद्यार्थीगण बाय आप ऑप्शन से ही चेक करें हमको, क्योंकि इसी दिए गए चीजें में से हमको प्राइम नंबर तो है कि नहीं चेक करते हैं। तो जब जैसी 2 रखे तो 2 का स्क्वायर भाई 4 और +1 5 है, प्राइम नंबर आ गया तो आगे का जरूरत ही नहीं पड़ा, आंसर तो उससे तो कहिए जाएगा p का मान क्या होना चाहिए, j प्राइम और प्राइम नंबर होता है। ओके, आइए विद्यार्थीगण अगला निम्नलिखित में से कौन सा पसंद करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या है तथा b अपरिमेय संख्या है, a + b एक अपरिमेय संख्या होगा। a एक परिमेय संख्या है और b एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। यदि a विद्यार्थीगण 3 है परिमेय संख्या, b अपरिमेय है रूट अंडर का, ये कंप्लीट जो होगा ना एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये सत्य है, ये पूछ क्या रहा है, इनमें कौन सत्य नहीं है पूछना है, ये सत्य है, पहला बिल्कुल सही है, पहला सही है। एक अशून्य परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। एक अशून्य संख्या का अर्थ होगा शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या का गुणनफल एक हमेशा अपरिमेय संख्या हो सकता है, होगा। इन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक होगा। इन्हीं दो अपरिमेय संख्या का योग विद्यार्थीगण ये तो एकदम निश्चित तौर पर गलत है। ये विद्यार्थीगण कोई भी अपरिमेय संख्या जैसे कि रूट अंडर 3 और रूट अंडर 7 दोनों विद्यार्थीगण अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक कभी हो सकता है, ये विद्यार्थीगण कभी नहीं हो सकता, ये पूर्णांक कभी नहीं हो सकता है, ये कहना गलत होगा। यदि आपका उत्तर विद्यार्थीगण सी जाएगा एक अशून्य परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या हो सकता है, ये हो सकता है। अशून्य संख्या विद्यार्थीगण यदि मान लेते हैं कोई भी ऐसा रिपीटेशन मान लिया, अशून्य संख्या माने क्या, 0 के अलावा कुछ भी हो, यदि दशमलव के बाद कोई नंबर रिपीटेड कर रहा है ने अलग अलग नंबर का रिपीटेशन कर रहा है, वो तो अपरिमेय होगा। ये भी सबसे कहना है, तो यही गलती है ऑप्शन। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर इसका ठीक होगा ना, ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन √238 है, भाई मैंने रूट लगा है तो अपरिमेय होगा, क्योंकि √3 का हम जानते हैं। तो आपको बहुत आसान लग जाएगा, तो मैथ का डिवीजन थोड़ा बाकी है तो बेसिक गलत का बात